हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 5 स्टडी करने जा रहे हैं। इसके पहले लेक्चर 10 लेक्चर जो है 4 लेक्चर हम दे चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री में। एक में इंट्रोडक्शन बताए, एब्जॉर्बेंट क्या है ना, एब्जॉर्प्शन किसको कहेंगे, सॉर्प्शन किसको कहेंगे, या लेक्चर नंबर 1 में है। लेक्चर नंबर 2 में आपको क्या बताए, मैकेनिज्म बताए और बताए कि एब्जॉर्प्शन 2 तरह का होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। यह लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 दोनों में हम क्या बताए हैं कि एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं, उसके बारे में पढ़े कि 4-5 फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन के रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 5। ओके, तो इसमें हम लोग आज मुख्य रूप से पढ़ेंगे फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या पढ़ेंगे? फ्रोंडलिक नाम है, नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ केमिस्ट, फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, या इसको फ्रोंडलिक भी पढ़ा जाता है। फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को पढ़ेंगे। तो फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को पढ़ने के पहले आप ये जानिए कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते किसको, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते किसको है? इसको हिंदी में कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण। आइसोथर्म को हिंदी में कहते हैं समताप या समतापी। क्लियर हो गया? एब्जॉर्प्शन हिंदी में हुआ अधिशोषण, आइसोथर्म, आइसो मीन्स हुआ सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? समतापी या समताप। पहले ये हम समझ लेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, तब हम लोग को समझ में आएगा कि फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म किसको कहते हैं। तो देखिए, ये हुआ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x/n। ये जो है 0 पॉइंट है x एक्सिस का और y एक्सिस का, ये 0 पॉइंट है। इसमें y एक्सिस पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है बॉटम से टॉप की ओर इंक्रीज करता है, और प्रेशर जो है तुम्हारा x एक्सिस पर इंक्रीज करता है। तो जब हम लोग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर P के बीच एक ग्राफ खींचते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। T हुआ टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, नियत रखें, और x/m एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिशोषण की मात्रा, और प्रेशर के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसी ग्राफ को, यह ग्राफ जो लेते हैं कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसी ग्राफ को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो लिख देते हैं, ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं किसको, पहले आप जान जाइएगा तब ना। देखिए, ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जिसको मैथमेटिकली डिनोट किए x/m से। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को किससे मैथमेटिकली डिनोट किए, x/m से। एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature is called absorption isotherm। लिख देते हैं नीचे, is called absorption isotherm। इस ग्राफ को समझो बच्चों, क्या कहता है
कि जब हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब ये ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ का नेचर इस टाइप का होता है। यह ग्राफ क्या बताया कि जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ता है वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अधिशोषण की मात्रा पहले बहुत तेजी से बढ़ती है, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करती है ना, तब ये धीरे धीरे बढ़ती है, उसके बाद यह क्या हो जाता है, इसका बढ़ना कांस्टेंट हो जाता है, इसका बढ़ना रुक जाता है। इसी ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फिर से समझिएगा, एक्स बाय एम और प्रेशर के बीच जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम ग्राफ खींचते हैं तो टेम्परेचर को निश्चित कर दिए, तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं पहले एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अधिशोषण की मात्रा पहले तेजी से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी ग्राफ को एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। आइसोथर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, इसको मिटाते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं, तभी जब पढ़ लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। लिख देते हैं इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, नहीं देखिए, ताप को स्थिर करके, ताप को स्थिर करके मतलब नियत करके, ताप को स्थिर करके ना, उसके बाद किसको वेरिएबल करते हैं, प्रेशर को, ताप को स्थिर करके दाब को परिवर्तित ना करने पर, दाब को परिवर्तित करने पर x बाय m तथा प्रेशर के बीच खींचा गया ग्राफ अधिशोषण समतापी कहलाता है। समझे, इसका हिंदी तो आप समझ गए होंगे। ताप में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को स्थिर रखते हुए, प्रेशर को परिवर्तित करने पर, प्रेशर को चेंज करने पर x बाय m माने एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अधिशोषण की मात्रा तथा प्रेशर के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसी ग्राफ को क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी, अंग्रेजी में कहते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। ओके, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके बाद है आपका एब्जॉर्प्शन आइसोबार। एब्जॉर्प्शन आइसोबार क्या है, दूसरा टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन आइसोबार। तो तब तक लिखो, है ना, उसको हिंदी वाला में रहने देते हैं। दूसरा टर्म है एब्जॉर्प्शन आइसोबार। एब्जॉर्प्शन आइसोबार, एब्जॉर्प्शन आइसोबार किसको देखो, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स क्या हुआ, प्रेशर। इसके पहले वाला हम क्या किए थे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, इस बार क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं। एक्स बाय एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच, इसको मिटाया जाए बच्चों, इसको तो देख लिए होंगे आप। अब आप इसको समझिए कि एब्जॉर्प्शन आइसोबार किसको, इसमें हम लोग किसके बीच ग्राफ खींचेंगे।
इसमें जो ग्राफ खींचते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x/m, इसको पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण की मात्रा, है ना। और किसके बीच? टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचते हैं, टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचते हैं। कब? जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर को क्या करते हैं बोलो? कांस्टेंट रखते हैं, यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसी ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन आइसोबार। क्या बोलेंगे बच्चों? एब्जॉर्प्शन आइसोबार कहा जाता है। इसको ग्राफ से हम दिखाते हैं, इसको ग्राफ से दिखाते हैं, तब आप समझिएगा क्या है ना। x/m, ये x/m एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये 0 पॉइंट हुआ। और इस बार हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को वेरिएबल करते हैं, टेम्परेचर को बदलते हैं और प्रेशर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर को क्या रखते हैं? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं ना। प्रेशर को प्रेशर को क्या रखते? कांस्टेंट रखते। तो इस प्रकार जो ग्राफ प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन आइसोबार। ओके, ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, लिखते हैं ए ग्राफ plotted between extent of absorption and temperature at constant pressure is called absorption आइसोबार। इस ग्राफ को समझिएगा भैया। एब्जॉर्प्शन आइसोबार क्या है? हम x/m एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच जब कांस्टेंट प्रेशर पर ग्राफ खींचते हैं तो इस ग्राफ को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन आइसोबार। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन आइसोबार। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एब्जॉर्प्शन की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है। यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा होता है कहाँ पर? लो प्रेशर पर, लो टेम्परेचर पर, सॉरी, एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा होता है किस पर? लो टेम्परेचर पर। प्रेशर में बात करेंगे तो हाई प्रेशर पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और टेम्परेचर की बात करेंगे तो लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? घटते जाता है। यही ग्राफ कहलाता है एब्जॉर्प्शन आइसोबार। अब देखिए एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। यह जो ग्राफ है किसके लिए है? यह फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए यह ग्राफ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइसी सॉर्प्शन। यह ग्राफ किसके लिए हुआ? फाइसी सॉर्प्शन के लिए हुआ। फाइसी सॉर्प्शन, जिसको हम लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यह ग्राफ किसके लिए खींचे बच्चों? फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए खींचे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है। इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोबार। ओके, इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसको हिंदी में लिख देते हैं, है ना। फिजिकल
एब्जॉर्प्शन, इसी कहते हैं फाइसिसॉर्प्शन। ओके, इस बार हम क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं ना, दाब को नियत रखते हुए, दाब को नियत रखते हुए अधिशोषण की मात्रा तथा ताप के बीच खींचा गया ग्राफ को एब्जॉर्प्शन आइसोबार कहा जाता है ना। उसी को हिंदी में लिख दिए, ये इंग्लिश में है, उसी को हिंदी में लिख दिए। The graph is plotted between extent of absorption and temperature at constant pressure. प्रेशर को क्या रखे, कांस्टेंट रखे हुए, ग्राफ को कांस्टेंट रखते हुए, नियत रखते हुए अधिशोषण की मात्रा x y तथा टेम्परेचर वही ताप के बीच खींचा गया ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन आइसोबार कहा जाता है। इसके पहले जो ग्राफ बताए वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए बताए। अब देखो केमिकल एब्जॉर्प्शन में बात अलग हो जाता है, क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होता है। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। आपको हम केमिकल प्रैक्टिस में पढ़ा चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है वह हाई टेम्परेचर पर पहले अधिक होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे घटता है। देखो उसके भी जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं, x बाय m और टेम्परेचर के बीच, और किसके बीच, टेम्परेचर के बीच खींचते हैं ग्राफ। तो देखिए ग्राफ का नेचर इस टाइप का होता है, ऐसे होता है। इसमें हम लोग क्या किए, प्रेशर को कांस्टेंट रखे, प्रेशर को क्या रखे, कांस्टेंट रखे। यह ग्राफ जो हम खींचे किसके लिए, केमिसॉर्प्शन के लिए, केमिसॉर्प्शन के लिए खींचे। बताए हैं कि एब्जॉर्प्शन दो तरह होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी कहा जाता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन भी कहा जाता है। इस ग्राफ को आप देखिएगा, x बाय m और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है कि पहले टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। प्रेशर तो कांस्टेंट रखे हैं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, पहले बढ़ती है। उसके बाद जब और ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, घटेगी। ऐसा क्यों होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी। एक्टिवेशन एनर्जी हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल अचीव करेगा, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ x बाय m का मान क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब सभी सतह, उसके बाद जब सभी जितना भी एब्जॉर्बेंट का सरफेस है सभी सतह ऑक्युपाई हो जाएगा, सभी सतह ऑक्युपाई हो जाएगा एब्जॉर्बेंट के द्वारा। उसके बाद हम टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी नहीं, बल्कि उसके बाद क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा धीरे धीरे घटने लगेगी। इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे घट गया। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोबार्स। चलो इसको उतारो बढ़िया से। तो हम आपको पहले बता दिए कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या, एब्जॉर्प्शन आइसोबार्स है क्या। उसके बाद जो मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना। क्या पढ़ना बच्चों, फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ही पढ़ना है। इसको उतारो। यह ग्राफ बताए, इसके पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, यह बताए केमिकल एब्जॉर्प्शन। इस
इसका जो मुख्य पार्ट हम लोग को पढ़ना है फ्लूइड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल। बढ़िया से पढ़िएगा, सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप सिर्फ वीडियो को जो कंप्लीट देखिएगा तब समझ में आएगा। ऐसे जो है 5 मिनट देख के स्किप कर दोगे तब समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है। आपको लेक्चर नंबर 5 समझना है तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 पढ़िए बढ़िया से, तब 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, तब न समझिएगा 5। देखिए फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल। इसको हिंदी में भी फ्लूइड या फ्रेंडलिक जो है, फ्रेंडलिक अधिशोषण, फ्लूइड अधिशोषण समतापी। इसीलिए सबसे पहले हम क्या किए, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल को पढ़ा दिए, तब आपको समझ में आएगा कि फ्लूइड या फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल है क्या, है ना। इसको समझिएगा, मुख्य रूप से यही हम लोग को पढ़ना, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल पढ़ना। ओके, इस ग्राफ को समझना होगा। इसको ग्राफ से देखिए, इसको ग्राफ से समझना होगा। हम यहाँ पर देखते हैं ग्राफ को, उधर एक्सप्लेन करेंगे, है ना। एक्स बाय एम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ए हुआ 0 पॉइंट, ए हुआ प्रेशर के बीच ग्राफ खींचना है ना। एक्स बाय एम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो देखिए ग्राफ का नेचर कैसा प्राप्त होता है। ग्राफ का नेचर देखिए इस तरह से प्राप्त होता है। इसको देखिएगा थोड़ा सा, इसको समझ में बढ़िया से आवे, समझ में बढ़िया से आवे। इसको थोड़ा सा इसको मोटा से दिखाते हैं, है ना। इसका नेचर जो है इस तरह से प्राप्त, ओके, इस तरह से ये ग्राफ का नेचर है ना। यह जो ग्राफ खींचा गया है, हम टेम्परेचर को क्या रखे, टेम्परेचर को क्या रखे, कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखे भैया, कांस्टेंट। उसके बाद एक्स बाय एम और प्रेशर के बीच ग्राफ। तो देखो इस ग्राफ में 3 तरह का बात है। यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा जो है डायरेक्टली बढ़ रहा है। एज प्रेशर इंक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। इट मीन्स एक्स बाय एम एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी एक्स बाय एम जो है, एक्स बाय एम यह क्या है, प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी पी पर पावर क्या देंगे, 1, नहीं कुछ है तो क्या देंगे 1, और उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं। इस कांस्टेंट को क्या कहें, के पी। उस कांस्टेंट को क्या कहें, के, और वह क्या लिखती है, पी। उसी को क्या लिखते, के पी। ये 1 देना कोई जरूरी नहीं है, दे दीजिएगा तो भी, नहीं दीजिएगा तो भी। तो आपने क्या देखा कि लो प्रेशर पर जैसे जैसे हम लो प्रेशर पर हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए वैसे वैसे एक्स बाय एम का जो है मात्रा बढ़ते गया। एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, है ना। उसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाए थे कांस्टेंट के, जिसको क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखो ग्राफ नियरली स्ट्रेट लाइन। उसके बाद देखो यहाँ से फिर यहाँ तक जब आए
यहाँ से यहाँ तक जब आए, है ना, यहाँ से यहाँ तक आए, तो देखो प्रेशर बढ़ाने के साथ x/m का मात्रा बढ़ जरूर रहा है, लेकिन वह स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ रहा है, वह स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ रहा है। यानी x/m, इसी को एक्सप्लेन करें, x/m जो है p पर पावर 1/n के ऑर्डर में बढ़ता है। यहाँ भी एक कांस्टेंट देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, k। उसके बाद यहाँ के बाद देखिए आप, यहाँ के बाद ये ग्राफ क्या हो जाता है, इसके पैरेलल हो जाता है, इसके क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तब हम क्या कहेंगे, x/m इज इक्वल टू, यानी प्रेशर पर ये डिपेंड नहीं करता है। हम प्रेशर कितना बढ़ाएंगे, x/m का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या लिखेंगे, Kp पर पावर नॉट, Kp पर पावर क्या देंगे, नॉट देंगे। यही तुम्हारा कहलाया फ्लूइडिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। Kp पर पावर क्या दिए, नॉट, Kp पर पावर क्या दे दिए, नॉट। ओके, यानी फ्लूइडिक ने क्या किया, इस ग्राफ को इस 3 पार्ट में स्टडी किया, लो प्रेशर पर, इंटरमीडिएट प्रेशर पर और हाई प्रेशर पर क्या किया, स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने एक ग्राफ को दिया, उसी ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, इस तीनों ग्राफ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। इस ग्राफ में आप समझिएगा भैया, इसको बढ़िया से समझने की जरूरत है ना, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। हम एक बार बता दिए हैं, पुनः एक बार बता रहे हैं, x/m है क्या, इसको बता रहे हैं। सबसे पहले समझिए x क्या है, यह है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट, बोलो जो अमोनिया गैस है उसकी मात्रा है। m क्या है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, अधिशोषण की मात्रा, है ना। अधिशोषक, एब्जॉर्बेंट तो क्या हो, अधिशोषक की मात्रा, जैसे चारकोल की मात्रा। x/m क्या हो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण की मात्रा। x/m को क्या कहोगे, अधिशोषण की मात्रा, उसी को हम लोग मैथमेटिकली डिनोट किए x/m। ये अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा, है ना। x क्या है, अधिशोष की मात्रा, उसको हम लोग डिनोट किए किससे, x। क्लियर हो गया। अब कहोगे कि सर ये ग्राफ जो पढ़ा रहे हैं फ्रंटली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, या है क्या, आप समझिएगा। m जो है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट हुआ, कहता है कि यूनिट ग्राम एब्जॉर्बेंट पर, यूनिट ग्राम, इकाई द्रव्यमान वाले एब्जॉर्बेंट पर कितना एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल आके चिपक गया। इकाई द्रव्यमान वाले एब्जॉर्बेंट पर, फिर से समझिएगा, इकाई द्रव्यमान वाले एब्जॉर्बेंट पर कितनी मात्रा में एब्जॉर्बेंट आके चिपक गया, उसी को हम लोग व्यक्त किए x/m से, जिसको एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। और प्रेशर के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक ग्राफ का स्टडी सबसे पहले कौन किया, फ्रोंडलिक ने किया, तो अपने नाम पर रखा फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इस ग्राफ को जो है
हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं बच्चों, 3 पार्ट में स्टडी करेंगे बेटा में, 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। आप समझ जाइएगा ये क्या हम कहना चाह रहे हैं या फ्रोंडलिक ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, आवाज क्लियर है ना? एट लो प्रेशर, प्रेशर को कम रखें, एट लो प्रेशर। 3 पार्ट में ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं। पहले लो प्रेशर, लो प्रेशर पर हम क्या देखते हैं? द ग्राफ इज नियरली स्ट्रेट लाइन। एट लो प्रेशर, the graph is nearly straight line, which indicates that extent of adsorption increases. Extent of adsorption is directly proportional to pressure. देखिए, at low pressure, x bar, the graph is nearly a straight line, which indicates that x by m is directly proportional to x by m is directly proportional to pressure P। समझ रहे हैं? इसी बात को लिखे x by m is directly proportional to P। निम्न दाब पर ग्राफ लगभग रेखीय है, जो यह दर्शाता है कि x by m प्रेशर P का सीधा, x by m जो है प्रेशर P का सीधा समानुपाती होता है ना? x by m is directly proportional to P, माने यह क्या है? सीधा समानुपाती होता है। देखो हम यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किए लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर। अब इसी बात को देखो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, कि x by m अधिशोषण की मात्रा, x by m is directly proportional to P, नहीं कुछ है तो पावर क्या दे देंगे? 1 दे देंगे, है ना? अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे ना, तो x by m इक्वल टू क्या दिए? k क्या है? कांस्टेंट, p पर पावर 1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कुछ है तो पावर क्या है? 1। यानी x by m जो है प्रेशर P का सीधा समानुपाती है। ओके, x by m प्रेशर P का सीधा समानुपाती। ये y यहाँ से यहाँ तक मिला, एट लो प्रेशर होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एट हाई प्रेशर। पहले पढ़े एट लो प्रेशर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एट हाई प्रेशर, तब पढ़ेंगे एट इंटरमीडिएट प्रेशर। ओके, मिटाया जाए, आप लिख लिए होंगे बच्चों, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इस प्रोपोर्शनलिटी समानुपाती को हटाए तो कांस्टेंट भी, इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे? यहाँ पावर क्या दी? 1। ये जो ग्राफ आया इसी बात को ऊपर लिखे हैं, x by m
इक्वल टू के इंटू पी या पी पर पावर 1। ये हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एट हाई प्रेशर पर देखो क्या होगा, इसी ग्राफ को समझना है। हाई प्रेशर पर क्या होगा इसी बात को समझना है। उसके बाद हम बीच वाला देखें। एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर देखो क्या, मैंने इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसको पढ़े, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसमें आप क्या देखते हैं, एट हाई प्रेशर एक्स बाय एम इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब प्रेशर का मान कुछ भी बढ़ाएंगे एक्स बाय एम का मान वही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, एट हाई प्रेशर एक्स बाय एम इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर एक्स बाय एम इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। प्रेशर पर यह निर्भर नहीं करता ना, यानी उच्च दाब पर एक्स बाय एम का मान पी पर निर्भर नहीं करता है। इसका हिंदी हुआ ब्रैकेट में लिखिए। तो निर्भर नहीं करता है, इसका क्या मतलब होगा बताओ। एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। पी पर निर्भर नहीं कर रहा, इसको पावर क्या देगा बताओ, 0 दें। अब समझे जीरो का मतलब क्या हुआ कि एक्स बाय एम जो है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। तो पी पर पावर क्या देंगे, 0। कोई भी चीज पर पावर 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 ना। 5 पर पावर 0 देंगे क्या होगा, 1। 2 पर पावर 0 देंगे क्या होगा, 1। 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय एम। फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे। कांस्टेंट को क्या कहेंगे, के पर पावर 9, के पर पावर 9। यानी एट हाई प्रेशर पर क्या हुआ, एक्स बाय एम इक्वल टू के पी पर पावर 9। देखो वही चीज यहाँ एक्स बाय एम इक्वल टू के पी पर पावर 9। यह क्या हुआ, एट हाई प्रेशर। यहाँ तक उतारिए आप बढ़िया से, यहाँ तक आप बढ़िया से उतारिए, है ना, यहाँ तक उतारिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एट इंटरमीडिएट प्रेशर। एट इंटरमीडिएट प्रेशर इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इंटरमीडिएट। पहले पढ़े ये हाई प्रेशर, पहले ये पढ़े लो प्रेशर, फिर पढ़े हाई प्रेशर। अब हमें ये बीच वाला पढ़ने जा रहे हैं, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर पर हम देखते हैं क्या होता है ना। इंटरमीडिएट प्रेशर पर हम देखते हैं इसका क्या इफेक्ट। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, इसको हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती दाब। इंटरमीडिएट प्रेशर को हिंदी में क्या कहेंगे बोलो, मध्यवर्ती दाब पर बीच में जो है उसमें क्या देख रहे हैं आप, यदि प्रेशर लो है तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम पी को पावर क्या दे दिए, 1 दिए। जब प्रेशर जो है बहुत हाई हो गया तो पी को पावर क्या हो गया, 0, यानी प्रेशर पर डिपेंड नहीं किया। ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर है इसमें क्या है, एक्स बाय एम का मान जो है पी पर निर्भर करेगा। तो कैसे निर्भर करेगा,
P पर जो पावर होगा उसका मान जब भी होगा तो 1 से कम होगा ना, 1 से कम होगा और 0 से अधिक होगा, उसके बीच करेगा। लो पर तो 1 है, उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए इसके P पर पावर 1 का मान घटेगा, 0.9, 0.8, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2, इस तरह से घटते घटते हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमीडिएट प्रेशर पर जो है x/m का मान P पर जो पावर है उस किस पर निर्भर करेगा, P पर जो पावर है जिसका मान, जिसका वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, कम, और 0 से क्या होना चाहिए, अधिक, उस पर डिपेंड करेगा, नहीं उस पर निर्भर करेगा। उसी बात को हम क्या लिख दिए हैं, P पर पावर 1/n, x/m डिपेंड ऑन P raised to the power between 1 and 0 at intermediate pressure x/m at intermediate pressure x/m depend on P raised to power मतलब P पर पावर जो रेज किए, P raised to power between 1 and 0, between 1 and 0, 1 और 0 के बीच वाले पावर पर निर्भर करेगा ना, यानी मध्यवर्ती दाब पर x/m का मान P के 1 तथा 0 के बीच पावर पर निर्भर करेगा। तो अर्थात मध्यवर्ती दाब पर x/m का मान P के 1 तथा 0, P के 1 तथा 0 के बीच, 1 तथा 0 के बीच किसी P के 1 तथा 0 के बीच किसी पावर घात पर निर्भर करेगा। माने क्या होगा, प्रभाजी घात पर, क्या होगा, प्रभाजी घात पर निर्भर करेगा। यानी वही लिखे, मध्यवर्ती दाब पर x/m का मान जो है वह P के 1 तथा 0 के बीच, 1 तथा लो पर तो 1 आएगा, लो पर तो 1 आएगा और हाई पर तो 0 हो गया, तो इसका वैल्यू जो निर्भर करेगा P के 1 तथा 0 के बीच किसी भी पावर पर निर्भर करेगा। समझे बच्चों? इसी को हम जो है ऐसे दिखाते हैं मैथमेटिकली। इसी बात को कैसे दिखाएं, x/m तो जाके हम बता दें कैसे निर्भर कर रहा है। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P पर ऐसा पावर लेना है जिसका मान 1 से क्या हो, कम होगा, 0 से अधिक हो, उसी के बदले हम क्या देंगे, 1/n। P पर पावर क्या लिखे, 1/n। आया समझ में? अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए, एक कांस्टेंट दिए, उस कांस्टेंट को क्या कहे, k, P पर पावर 1/n, k P पर पावर 1/n, P
इसी को हम लोग कहते हैं फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। इसी को देखो ये चीज यहाँ दी है, x/n = k p पर पावर 1/n। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये फ्रोंडलिक इक्वेशन। फ्रोंडलिक इक्वेशन यही हुआ बच्चों, समझना है सारे टर्म को, कौन कौन सा टर्म क्या है, इस टर्म को आपको समझना है। इसी कहेंगे फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन। फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन, फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन इक्वेशन, फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन इक्वेशन। आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन इक्वेशन क्या है। सारे टर्म से आप परिचित हैं, बता ही दिए हैं। एम क्या है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट है। एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट है। x/n क्या है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये सब हम बता ही दिए। यहाँ समझिएगा, P क्या है, आपको प्रेशर, P क्या है, प्रेशर है। K और N क्या है, देखो ये K और N, यह क्या है, कांस्टेंट। K और N क्या है बताओ, कांस्टेंट। अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो मिल जाएगा। ये n जो है, n यहाँ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। n जो है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ये तो कांस्टेंट लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, उसके बदले कांस्टेंट लिए कि n भी क्या है, कांस्टेंट है, जिसका मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक। और देखो n का जो वैल्यू होगा, या n का वैल्यू, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। n का वैल्यू बच्चों क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों होगा ग्रेटर देन 1? क्योंकि ग्रेटर देन 1 रहेगा, जैसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तब उसका मान 1 से कम आएगा। n का मान जब भी होगा 1 से अधिक होगा, तभी 1/n का मान हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। n का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, 1 से क्या होना चाहिए, अधिक होगा। तो अक्सर 1/n क्या होगा, 1/n जो होगा इसका मान हमेशा होगा लेस देन 1। 1/n का मान हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। 1/n का मान क्या होगा, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। एक n का मान जब भी होगा तो 1 से कम होगा और 0 से अधिक होगा। 1 से कम तथा 0 से अधिक होगा। यही सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा परीक्षा में, n का वैल्यू क्या होगा, कहोगे ग्रेटर देन 1 होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1/n का मान क्या होगा, अरे 1/n का मान वही न लेंगे जिसका मान क्या हो, 1 से कम और क्या हो, 0 से अधिक हो। क्योंकि यह ग्राफ कहाँ पर प्राप्त हुआ, इंटरमीडिएट प्रेशर पर ना, इसीलिए इसका वैल्यू जब भी होगा लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0। दिस इज नोन एज फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन इक्वेशन। इस ग्राफ को कहेंगे फ्रोंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो यही यदि सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा तो प्रेशर की जगह क्या करेंगे यूज, कंसंट्रेशन। प्रेशर की जगह क्या यूज कर देंगे, कंसंट्रेशन फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब रहेगा तो प्रेशर की जगह यूज क्या करेंगे, कंसंट्रेशन। x/m = k
p की जगह क्या दे देंगे c और 1 का पावर 1 by n. This is the equation called solution. सेम ये दोनों इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है? बोथ इक्वेशन प्रिडिक्ट दैट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑन द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस और सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन ए क्वांटिटेटिव मैनर में हम इसको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं. ओके, गैस के लिए हम यूज करते हैं प्रेशर कटर और सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं कंसंट्रेशन. यहाँ सी को आप क्या पढ़ोगे बच्चों? कंसंट्रेशन. सी को क्या पढ़ोगे? कंसंट्रेशन. ओके, सी क्या है? कंसंट्रेशन. सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन. ओके, अब इसी ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं. इसी ग्राफ को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सप्लेन करते हैं. इस ग्राफ को कंप्लीट कर देते हैं. इस लेक्चर में हम इस ग्राफ को कंप्लीट कर देते हैं. आप बढ़िया से इसको देखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तब बढ़िया से समझ आए, है ना? तो आप बढ़िया से समझ. Since x by n is equal to k p to power 1 by n है. अब टेकिंग log on both side, दोनों ओर log लेते हैं. टेकिंग log on both side, दोनों ओर जो है हम log ले लेते हैं. तब देखते हैं क्या होता है. log x by n log k p पर पावर 1 by n. इसके बीच ग्राफ खींचते हैं. log x by n. अब देखिए log m into n तो क्या हो जाएगा? log m प्लस log n. तो log k प्लस log p पर पावर 1 by n. log m into n, log m प्लस log m. क्लियर? अब देखो यहाँ log x by n log k. फिर देखिए फॉर्मूला है log m पर पावर n. ये पावर कहाँ आ जाएगा? आगे तो हो जाएगा n log m. ओके, n log m. अब देखिए हम यहाँ पे ग्राफ खींच रहे हैं, है ना? ग्राफ खींच रहे हैं. देखो यह क्या है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. log x by n is equal to log k प्लस 1 by n log p. यह क्या है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. यह क्या है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को आप जानते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c. पढ़ा चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में बहुत बार. तो अब हम ग्राफ खींचते हैं. log x by m और किसके बीच? log p के बीच. log p के बीच log x by m और x के जगह क्या है? log p के बीच ग्राफ खींचे. तो देखो तो यहाँ c कहलाता है इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट का मान कितना है? प्लस log k. यानी यह y एक्सिस को कहाँ काटेगा? ऊपर. मान लो ये y एक्सिस को यहाँ ऊपर काटा, है ना? m को क्या कहते हैं? स्लोप. पढ़ा चुके हैं. m को क्या कहते हैं? बोलो. स्लोप. यहाँ स्लोप का मान कितना है? 1 by n. स्लोप का मान कितना है? बोलो. 1 by n. प्लस में है, प्लस 1 by n, इसीलिए स्लोप ऊपर होगा. माइनस 1 by n होगा तो स्लोप नीचे होगा. ये स्लोप कहाँ से आया? ऐसे है ना? ये स्लोप आया इस तरह से. ये वो आपका स्लोप ऐसे हम
इसका वैल्यू स्लोप जानते करते हो tan थीटा से निकालते हैं। स्लोप का मान को लोग कैसे निकाल लेते हैं, tan थीटा से हम लोग निकाल लेते हैं। मान लीजिए ए बी, इसको मान लीजिए ए बी, यहाँ स्लोप क्या हो गया, यही स्लोप कहलाया 1/n हुआ। क्योंकि स्लोप निकालते हैं tan थीटा से परपेंडिकुलर बाय बेस p परपेंडिकुलर b बाय a, क्या होगा बेस, वही क्या कहलाया स्लोप। स्लोप का मान क्या आ गया 1/n। और ये जो है सी तुम्हारा क्या होगा इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ जो काटा कहलाया इंटरसेप्ट। इसका वैल्यू कितना आया बच्चों, log k के बराबर। इसका मान आया log k के बराबर आया। यह है थ्योरेटिकल कर्व, यह क्या है फिगर जो है थ्योरेटिकल कर्व, थ्योरेटिकल कर्व थ्योरी से आया, समझ रहे हैं ना। ये ग्राफ जो आया बच्चों किससे आया, थ्योरी से लाए। इस थ्योरी में ये जो ग्राफ खींच रहे हैं, इस ग्राफ को देखने से क्या पता चलता है बता, इस ग्राफ को देखने से पता ये चला कि जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ाते गए, एक्सटेंट ऑफ द रिजॉल्यूशन बढ़ते गए। एक्चुअली में ऐसा तो होता नहीं, वो कुछ समय के बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी ग्राफ में हमको पूछेगा कि स्लोप का मान कितना होगा, तो दिमाग में रखना स्लोप का मान कितना होगा 1/n। स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, tan थीटा से। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, जानते करते हो, इससे निकालते हैं। इंटरसेप्ट हुआ जो y एक्सिस को कट किया, उसका वैल्यू कितना आया log k के बराबर है ना। दिस इज द थ्योरेटिकल कर्व है ना, दिस इज द थ्योरेटिकल कर्व। अब देखो इसी में स्पेशल केस, इसी में स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी में ये क्लियर हो गया ग्राफ, ये स्लोप कितना आया, इंटरसेप्ट कितना आया। अब इसी में कोई स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो गया होगा, एक ही वीडियो में हम उसको कवर कर रहे हैं। देखो कहीं कहीं वीडियो में कुछ देखने में प्रॉब्लम हो जाए, देखो हम बोलते भी हैं ना, उसको बोल के जो सुनते हैं ना, जो बोलते हैं आप उसको सुन रहे हैं, उसको भी देख के लिख लिया है ना। कॉपी में सबको नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब ऑफलाइन पे क्लास चलेगा तो जो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा क्लास में पूछिएगा, सर यहाँ कैसे हुआ, यहाँ कैसे हुआ, सर हम बता दें। देखो स्पेशल केसेस को डिस्कस करें। स्पेशल केसेस आपका यही है x/m = k p⁻1/n, यही है फॉर्मूला। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म केस 1 में क्या कहते हैं कि when जब 1/n = 1/n का मान आप ले लीजिएगा 0। 1/n जो है 1/n जो है इसका मान आप क्या ले रहे हैं 0। ये वाला टर्म क्या हो गया 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तब क्या होगा x/m = k, x/m = k होगा। 1/n के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 0, कोई भी चीज पर 0 का वैल्यू क्या हो गया 1, तो x/m जो है किसके बराबर हो गया बताओ, k के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब n/n का मान 0 होगा तो एब्जॉर्प्शन जो है प्रेशर पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि p पर पावर 0 हो गया, p पर
की पावर 0 का मान क्या होगा 1। यहाँ p पर पावर क्या होगा 1/n की जगह 0 दिए, इसका वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x/m जो है वह प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। एडजॉर्प्शन इज independent on pressure, या प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। केस 2 में हम क्या करेंगे, यदि वह 1/n इज इक्वल टू 1, यदि 1/n का मान जो है हम क्या ले लेंगे 1, x/m इज इक्वल टू k p, x/m इज इक्वल टू क्या होगा k p, क्योंकि इसका 1/n का मान हम क्या लेंगे 1, x/m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे k p। इसको हम लिख सकते हैं कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अधिशोषण दाब का सीधा समानुपाती होता है ना। एब्जॉर्प्शन इज, इसका क्या मतलब होगा, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ना। यानी कि जब 1/n का मान हम 1 लेंगे तो क्या हुआ x/m इज इक्वल टू kp, यानी x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और यदि 1/n का मान 0 दिए वाला टर्म क्या हो गया 0, तो x/m इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। ओके, एक चीज थोड़ा सा और बताते हैं इसमें। देखो ये जो ग्राफ हम खींचे हैं वह कैसा ग्राफ है, थ्योरेटिकल कर्व। कैसा कर्व है, थ्योरेटिकल कर्व। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या आया कि लो प्रेशर पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए उसका मान क्या होगा, घटते गया ना, और बाद में वह क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखो थ्योरेटिकल कर्व जो है आया, अब एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या है, एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या है, वह तो थ्योरेटिकल कर्व हम बताए, एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या है, x/m और प्रेशर के बीच जो ग्राफ खींचे, ना, तो पहले लो प्रेशर पर तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, उसके बाद वह क्या हुआ, उसके बाद वह कांस्टेंट, उसके बाद वह क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद उसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया, इस तरह से बना ना। यानी कि ये ग्राफ जो है लो प्रेशर पर तो ठीक है, हाई प्रेशर पर नहीं। यह हुआ तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल कर्व। फिगर क्या हुआ तुम्हारा, एक्सपेरिमेंटल कर्व। जबकि थ्योरेटिकल कर्व जो क्या है, ऐसे ऐसे बढ़ते चला गया, x/m जो है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे x/m बढ़ते जाएगा, ऐसे बताए x/m प्रेशर के बीच जो खींचे ऐसे आ जाए। तो ये जो है थ्योरेटिकल कर्व इस तरह से आया। ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे x/m का मान बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या कर रहा है, लो प्रेशर पर तो ठीक है, हाई प्रेशर पर यह क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस दोनों ग्राफ को जब कंपेयर करोगे तो तुम क्या देखोगे कि लो प्रेशर पर तो दोनों ग्राफ एक दूसरे से टैली कर जाता है,
लेकिन हाई प्रेशर पर यह एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस ग्राफ। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस ग्राफ। इसका लिमिटेशन क्या हुआ? इट इज एप्लीकेबल एट कहाँ? एट लो प्रेशर वर्किंग। इसका लिमिटेशन है हुआ सीमाएं। इसका लिमिटेशन मतलब क्या हुआ? सीमाएं। मतलब दोष। लिमिटेशन मतलब सीमाएं मतलब दोष। क्या कहेंगे? इट इज वैलिड एट लो प्रेशर। यह वैलिड है किसमें? वैलिड एट लो। या सिर्फ लो प्रेशर पर ही दोनों ग्राफ एक दूसरे से टैली कर जाता है, लेकिन जैसे हाई प्रेशर हो जाता है यह ग्राफ फेल कर जाता है। इसलिए लो प्रेशर पर तो लागू है। और यह क्या है? इट इज ओनली एम्पिरिकल विदाउट थ्योरेटिकल फाउंडेशन। यह क्या है? एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं, इट इज प्योरली एम्पिरिकल विदाउट थ्योरेटिकल फाउंडेशन। यह जो ग्राफ है, यह जो ये है इक्वेशन है, यह क्या है? इट इज प्योरली एम्पिरिकल विदाउट थ्योरेटिकल फाउंडेशन के बिना है। ये बच्चों क्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कंप्लीट कर दिए। क्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कंप्लीट कर दिए। इसको बढ़िया से देखिएगा, इसको बढ़िया से आप पढ़िएगा, इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। यह लेक्चर नंबर जो है 5 है। देखिए वीडियो आप तभी समझिएगा जब आप पीछे वाला क्लियर रखिएगा। जब तक पीछे वाला क्लियर नहीं रखिएगा आगे वाला समझ में है ना। यदि 5 पढ़ना है पहले 1 को पढ़िए और अंत तक पढ़िए, कॉपी में लिख लीजिए। यही नहीं 5 मिनट पढ़ लिए दूसरा वीडियो देख रहे तो वो नहीं समझ पाएगा। पहले एक वीडियो को पूरा देख के कॉपी में लिख लीजिए, फिर सेकेंड बढ़िया से पढ़िए, थर्ड पढ़िए, फोर्थ पढ़िए, तब फिफ्थ समझ पाएगा। ओके, थैंक्स।